नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मेजरमेंट चैप्टर का कॉन्सेप्ट। इससे पहले जो है मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था जहां मैं आपको बिहार पॉलिटेक्निक के सिलेबस के बारे में बताया हुआ है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं जहाँ मैंने अलग अलग सब्जेक्ट के यानी तीनों सब्जेक्ट के कुछ फिल्टर चैप्टर्स के बारे में बताया है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, हमें उन्हीं चैप्टर को पहले पढ़ना चाहिए। जिसमें पहला चैप्टर है फिजिक्स का मेजरमेंट, और मेजरमेंट से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में भी आए हैं और आने वाले सालों में भी अच्छे क्वेश्चंस आएंगे इनसे। तो हम सीखेंगे, पढ़ेंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट जानेंगे, फिर इसके बाद कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से सॉल्व करना है, कितना जल्दी सॉल्व करना है, मैं इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। अगर आपने सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप एक बार जाकर जरूर से चेक कीजिएगा। इसके अलावा आप कार्ड पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, आपको कार्ड दिख जाएगा, वहाँ पर भी आप चेक कर लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने स्क्रीन की तरफ, जहाँ मैं आपको बताता हूँ मेजरमेंट क्या इसके टर्म है, कौन कौन से पॉइंट हमें पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम मेजरमेंट को पढ़ेंगे। मेजरमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हम इसको कॉन्सेप्ट के पढ़ने के बाद कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है सिलेबस को लेकर के, अगर आप देखना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहां मैंने आपको बताया है कि जो सिलेबस है, सिलेबस ऑफ बिहार पॉलिटेक्निक यानी बीपी 2023 का जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, एंट्रेंस जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके जो सिलेबस है मैंने आपको शॉर्ट में बताया हुआ है। चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जा करके एक बार ज़रूर से चेक करें। वहाँ पे आपको कुछ फिल्टर चैप्टर्स मिलेंगे जिस चैप्टर को आपको सबसे पहले पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि उसी चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, पढ़ेंगे मेज़रमेंट का कि मेज़रमेंट होता क्या है। हम ज़्यादा डीप में भी नहीं जाएंगे, बट ओवरऑल सारी चीज़ों को कवर करेंगे ताकि हमें इसके बारे में कुछ न कुछ नॉलेज ज़रूर हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये होता क्या है, मेजरमेंट क्या होता है। इसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि फिजिक्स क्या है और हमें फिजिक्स में किन किन चीज़ों को पढ़ने को मिलेगा। तो फिजिक्स जो है, अगर बात किया जाए, मैं यहाँ पर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को लेकर के चलूँगा साथ में, ताकि दोनों को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि मैं देख रहा था कि बहुत सारा डिमांड आ रहा था कि आप अंग्रेज़ी में बनाइए वीडियोज़ को, तो सीबीएसई वाले छात्र भी इस वीडियो को बड़े ही आसानी से देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए यहाँ पे समझते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच इज एसोसिएटेड विथ दोज एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर विच कैन बी अंडरस्टूड इन द मोस्ट फंडामेंटल वे इन टर्म्स ऑफ द एलिमेंट्री प्रिंसिपल एंड लॉज। यानी कि फिजिक्स जो है, अगर हम इसे हिंदी में समझे तो मैं आपको समझाता हूँ कि फिजिक्स बेसिकली क्या है। फिजिक्स जो है, यहाँ पे आपको जो पढ़ना है, फिजिक्स जो है यानी भौतिकी एक तरह का ब्रांच ऑफ साइंस है, यानी कि विज्ञान का एक शाखा है। विज्ञान का शाखा होने में हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल्स, ठीक है, एंड लॉज। किसके प्रिंसिपल एंड लॉज पढ़ेंगे, तो फंडामेंटल जो फेनोमेना होगा उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि ये जो जुड़ा हुआ है, नेचर से जुड़ा हुआ है, हम इसमें समझते हैं मोस्ट ऑफ फंडामेंटल वेज इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्री प्रिंसिपल एंड लॉज। यानी भौतिक गुणों और सिद्धांतों और उसके नियमों को हम लोग सीखेंगे कि कैसे ये आता है, किस तरीके से इसका हम उपयोग करेंगे और जानेंगे हम इसे फिजिक्स में। तो फिजिक्स एक छोटा मोटा पार्ट नहीं, फिजिक्स एक बहुत बड़ा ब्रांच है साइंस का, जहां आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो हमारा जो मेन चीज़ है वो है मेजरमेंट। हमने फिजिक्स को समझ लिया, अब समझते हैं कि आगे हमें पढ़ना क्या है। आगे आता है जनरल फिजिक्स, जिससे हम लोग मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी के नाम से जानते हैं। और यांत्रिकी में पहला जो टर्म जुड़ता है वो है क्वांटिटी। क्वांटिटी कहें तो इसको हम कहते हैं एनीथिंग विच इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर,
और हुज रिप्रेजेंटेशन इज टोटली न्यूमेरिकल इज कॉल्ड क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी राशि कहेंगे इसे हम लोग, हिंदी में राशि कहते हैं। और इसे जो है हम लोग नंबर के रूप में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम लोग नंबर्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं, लिखा हुआ एज ऑफ मेन और वुमेन, यानी किसी भी आदमी और औरत, ठीक है, उसका क्या करना है भाई, एज यानी उम्र के बारे में बताना है। तो उम्र बता सकते हैं कि ये 40 साल की हैं, ठीक है, 40 वर्ष की हैं, 41 वर्ष की हैं, या ये 50 वर्ष के हैं, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है 40, 41, 50, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये तो यही तो नंबर है, यही तो संख्या है। तो हम लोग राशि यानी कि यूनिट को क्या, सॉरी क्वांटिटी, यूनिट पढ़ना है क्वांटिटी, क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सीधा अगर हिंदी भाषा में कहें तो जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे क्वांटिटी या फिर राशि कहते हैं। जैसे कि जनसंख्या हो गया, आयु हो गया, किसी भी पर्टिकुलर एक मान लीजिए कि ये मेज़ है तो इसकी जो लंबाई होगी वो मान लीजिए 6 मीटर है, तो जो 6 है यही हमारी कहलाएगी राशि। किसी का भार हो गया, वजन हो गया, मान लीजिए 5 केजी आपने आलू खरीदा, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 5, ठीक है। अगर ये 50 केजी हो जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वांटिटी इसकी बढ़ जाएगी, यानी नंबर्स इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। अगला है फिजिकल क्वांटिटी। हमने अभी क्वांटिटी के बारे में पढ़ा कि क्वांटिटी बेसिकली क्या होता है। अब हम जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, यानी कि हिंदी में कहें तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। चलिए समझते हैं यहाँ पे डेफिनेशन से कि डिफरेंट इवेंट इन द नेचर टेक प्लेस इन अकॉर्डेंस विद सम बेसिक लॉ, रिवीलिंग दिस लॉ ऑफ नेचर फ्रॉम द ऑब्जर्व इवेंट्स वी नीड सम क्वांटिटीज विच आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि देखिए पूरे धरती पर जो भी फिनोमेना को, जो भी घटनाएं होती हैं उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो जिसे हम लोग मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं, वैसी राशियों को हम लोग कहते हैं कि ये भौतिक राशियां हैं, यानी कि जिसे हम लोग मेज़र कर सके यानी कि माप सके, तो वैसी राशि को हम लोग क्या कहते हैं, ये भौतिक राशि है, ठीक है। भौतिक राशियां भी कह सकते हैं, भौतिक, क्योंकि बहुत सारे राशि होंगे तो हम लोग उसका प्लूरल राशियां कहलाएंगे। जैसे कि देखिए लंबाई, ठीक है, लंबाई यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ मैन, ऑफ छूट गया, किसी भी व्यक्ति की लंबाई हो तो क्या कहलाएगा, सॉरी लेंथ ऑफ नहीं होगा, यहाँ पे मास है, राइट, इसे डिलीट कर देते हैं। हाँ ये जो है ये मास लिखा हुआ है, मास, ठीक है। तो लेंथ यानी लंबाई, मास यानी कि द्रव्यमान, ठीक है। तो ये क्या है, यही तो है हमारा तापमान। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हैं फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। टाइम यानी कि समय, ये क्या है, ये भी तो हमारा फिजिकल क्वांटिटी में आएगा, क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ है कि डिफरेंट इवेंट इन द नेचर, इस पूरे प्राकृतिक में अलग अलग चीज़ें होती हैं और उनको हम लोग मेज़र करने के लिए जिस चीज़ का उपयोग करते हैं, जिस क्वांटिटी का हम लोग उपयोग करते हैं उसे कहते हैं भौतिक क्वांटिटी। इसी तरीके से और भी आपको क्वांटिटीज़ देखने को मिलेगा आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तब। अब जो है इसका हम लोग टाइप्स भी पढ़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ और भी एग्जांपल में दिया गया, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया, फोर्स यानी कि बल हो गया, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटी में आती है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी में कितने प्रकार होते हैं। तो
यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे दो तरीके का यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स एंड देयर मेजरमेंट, यानी कि किसी भी किसी एक यूनिट और उसके मापन के आधार पर, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड देयर मैग्नीट्यूड, यानी कि दिशा और परिमाण के आधार पर बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हम लोग कि ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स एंड देयर मेजरमेंट, यानी कि यूनिट इकाई या राशि कहेंगे हम लोग, राशि, ठीक है, और मेजरमेंट यानी कि मापन के आधार पर कितने प्रकार में या कितने भागों में बांटा गया है। तो पहला है फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहेंगे या फिर उसको हम लोग बेस क्वांटिटी भी कहेंगे, ठीक है। तो अब समझते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज या फिर बेस क्वांटिटी होती क्या है। साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि द फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन द अदर फिजिकल क्वांटिटी आर नोन एज फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटी। एक ऐसी राशि, एक ऐसी भौतिक राशि जो किसी और भौतिक राशि के ऊपर जो है डिपेंडेंट न हो, इसी ऐसे बोलेंगे कि एक ऐसी भौतिक राशि हो, ऐसी भौतिक राशि क्या कर रहा है, ये किसी दूसरे भौतिक राशि पर, दूसरे भौतिक राशि पर क्या नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि निर्भर नहीं है। जब ये एक है और ये अलग है, यानी भौतिक राशियाँ एक ऐसी राशियाँ हैं जो द फंडामेंटल जो क्वांटिटी है वो किसी और किसी क्वांटिटीज पे नहीं है, तो उसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि लेंथ या फिर मास, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एक ही साथ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यानी कि अगर हिंदी में एग्जांपल को समझे तो मैं समझा देता हूँ आपको कि लंबाई, ठीक है, लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर, ये किसी और फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंडेंट नहीं है। दूसरा है द्रव्यमान, यानी कि हम लोग कहेंगे हिंदी अंग्रेजी में मास, तो इसके हम लोग केजी के मेथड से मतलब उसे नापते हैं। अगला दोस्तों है वो है इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा। तो विद्युत धारा जो है इसका जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, तो ये भी किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंडेंट नहीं है। इसी तरीके से आपको और भी टेम्परेचर मिल जाएगा, तापमान, तो ये भी किसी और जो है केल्विन गैस का जो है मात्रक होता है, तो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पर ये डिपेंडेंट नहीं है। तो पहला हो गया हमारा फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। दूसरा समझते हैं तो वो है डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड यानी कि निर्भर की, बनाया गया, ठीक है, एक दूसरे पर निर्भर करेगा वैसी क्वांटिटीज। यहाँ साफ अक्षरों में लिखा आपको मिल जाएगा कि एक ऐसी क्वांटिटी, ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज, सारी फिजिकल क्वांटिटीज आर द नॉट द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बट आर डिराइव्ड फ्रॉम इट एज नोन एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो सीधी भाषा में अगर कहें, अगर हिंदी में आप बहुत सारी किताबों को पढ़े होंगे तो आपको दो तरह के फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताया जाता है, जैसे कि एक हो गया आपका सदिश और एक हो गया आपका अदिश, ठीक है। तो सदिश और अदिश, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बात की जा रही है दूसरे तरीके से कि ये डिराइव्ड है, मतलब निर्भर है, ठीक है, और वो क्या है, निर्भर नहीं है, ठीक ना। तो जो यहाँ पे सदिश और अदिश है ये दूसरे टर्म से समझेंगे, इसमें हम लोग दिशा, ठीक है, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी में शायद बताया था आपको, ऊपर बताया था, आइए देख लेते हैं क्या बताया था मैंने आपको। हाँ, बेस, यहाँ मैं आपको बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट एंड देयर मेजरमेंट, यूनिट और देयर मेजरमेंट के आधार पर हम लोगों ने बांटा है फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड देयर मैग्नीट्यूड, मतलब उसके परिमाण और दिशा के बारे में पढ़ेंगे, तब वहाँ पे आएंगी हमारी भौतिक राशियाँ में सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। तो यहाँ पे ये बातें हो गई। अब समझते हैं
डिराइव्ड क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर नॉट द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बट आर द डिराइव्ड फ्रॉम इट एज नोन एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, मतलब दूसरे किसी फिजिकल क्वांटिटी से जो है डिराइव्ड किया गया है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि वर्क हो गया, फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, एरिया, वॉल्यूम और एनर्जी। हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। वर्क यानी कि कार्य, ठीक है, कार्य। दूसरा हमारा है फोर्स यानी कि बल। तो इसका आपको बता दें कि बल जो है वो क्या होता है, F = ma यानी मास। मास बोले तो द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। इन दोनों को जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमें रिजल्ट आएगा उसे हम लोग कहेंगे कि ये है हमारा फोर्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटी, ये भी आपको पता है ये भी डिराइव्ड क्वांटिटी है। त्वरण जो है इसको हम लोग अंग्रेजी में एक्सेलरेशन कहते हैं। ये होता है v - u/t यानी कि प्रारंभिक गति, ठीक है, और बटा में प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटा यहाँ पे समय देंगे तो हमें निकल के आएगा त्वरण, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटी में आएगा। कौन सा आएगा जी, त्वरण आएगा। अब समझते हैं आगे जो है यहाँ पर प्रेशर हो गया, एरिया हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, वॉल्यूम है, एनर्जी है, ये सारी चीज़ें डिराइव्ड की जाती हैं। तीसरा आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन आपको बता देता हूँ कि तीसरा है आपका सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। ये क्या होता है, आइए समझते हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज वैसे क्वांटिटी, देयर आर आल्सो द टू फिजिकल क्वांटिटी विच आर नाइदर फंडामेंटल नॉट डिराइव्ड, यानी कि दो ऐसी क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो न ही फिजिकल क्वांटिटीज़ में आते हैं, फंडामेंटल फिजिकल में आते हैं, और ना ही डिराइव्ड में आते हैं। तो ये आएंगे कहाँ, तो इसको अलग से बना दिया गया है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। आइए जानते हैं कौन से हैं। दीज क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। जैसे कि एक हो गया प्लेन एंगल और दूसरा हो गया हमारा सॉलिड एंगल। ये दोनों एग्जांपल्स में है। देखिए प्लेन एंगल जिसे हम लोग बोलते हैं समतल कोण, ठीक है, और ये है सॉलिड एंगल, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं घन कोण। तो समतल कोण, घन कोण, इसका मात्रक भी दूसरा होता है, इसको रेडियन से मापा जाता है और इसको स्टेरेडियन मापा जाता है, ठीक है। तो हम आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताएंगे, टॉपिक में आपको बताएंगे क्या है क्या नहीं है। इस तरह के जो है क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने पढ़ लिया कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ क्या होता है। तो आइए प्रश्न को देख लेते हैं कि किस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो यहाँ पे मैंने आपको दो प्रश्न लिखा हुआ है जो कि एग्जाम्पल के रूप में है, और भी बहुत सारे प्रश्न हम जब हम लोग सेट वगैरह बनाएंगे उसमें आपको प्रैक्टिस के दौरान समझाने की कोशिश करूँगा और आपको बताऊँगा भी, एक्सप्लेन भी करूँगा। तो पहला जो प्रश्न है यहाँ पे, इनमें पूरक मात्रक कौन सा है। अभी जो मैंने आपको बताया है उससे संबंधित एक प्रश्न है। यहाँ आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि त्वरण, तलीय कोण, ताप और द्रव्यमान। चार ऑप्शन है और इसमें प्रश्न को पूछा है कि इनमें पूरक मात्रक कौन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरक मात्रक त्वरण तो है नहीं, ताप भी नहीं है और द्रव्यमान भी नहीं है, क्योंकि ये आ जाते हैं फंडामेंटल और डिराइव्ड में। ये आपका आ जाएगा डिराइव्ड में, ठीक है, और ये आ जाए आपका फंडामेंटल में, ये भी आपका फंडामेंटल में। तो ये तलीय कोण है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सप्लीमेंट्री में आते हैं और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में आते हैं। तो इसे हम लोग कहेंगे ये तलीय जो कोण है वही आपका है पूरक मात्रक में, यानी इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें पूछ रहा है कि वैसी राशि जो दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर नहीं रहते हैं क्या कहलाते हैं। ध्यान से प्रश्न को सुनिएगा। वैसी राशि जो दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर नहीं रहते हैं, बहुत सारे लोग नहीं को नहीं पढ़ पाते हैं और उनको लगता है कि निर्भर रहते हैं और मार करके गलत आंसर आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद उत्तर देना है। तो यहाँ पूछा है कि वैसी राशि जो दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर नहीं रहते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन है आपके पूरक राशि, व्युत्पन्न राशि, मौलिक राशि या फिर नन। व्युत्पन्न राशि को हम लोग कहते हैं डिराइव्ड और इसको कहते हैं फंडामेंटल, ठीक है।
तो वैसी राशि जो दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर नहीं है तो क्या कहलाएंगे, मौलिक राशि कहलाएंगे। निर्भर नहीं है तो फिर क्या कहलाएंगे, फंडामेंटल नहीं कहलाएंगे जी। ठीक है, अगर निर्भर रहते हैं तो व्युत्पन्न चल जाता, यानी कि डिराइव्ड में चल जाता। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में घुमा करके पूछे जाते हैं ताकि आप बच्चे जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला हमारा जो पॉइंट है उसे पढ़ेंगे और फिर आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, तो अभी जो है हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड देयर मैग्नीट्यूड। इससे हमने पहले क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने जो क्वांटिटीज देखी थी वो दूसरे आधार पर देखी थी। अब हम देखने वाले हैं दिशा और परिमाण के आधार पर। ठीक है, किस पर देखेंगे हम लोग, दिशा और परिमाण के आधार पर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो पहला आता है स्केलर क्वांटिटी, जिसे हम लोग कहते हैं अदिश राशि, हिंदी में कहें तो अदिश राशि कहते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी विच ओनली इट्स मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन होता ही नहीं है इसके पास, इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी बट नो डायरेक्शन। छूट गया था, यहाँ पे लगा दिया हमने, नो डायरेक्शन इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी। वैसी राशियाँ या राशि जिसके पास परिमाण तो होता है, यानी कि इसके पास मैग्नीट्यूड होते हैं लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है, यानी कि परिमाण होता है। ठीक है, परिमाण क्या है इसके पास, लेकिन दिशा नहीं है। समझ रहे हैं ना, दिशा जो है वो नहीं है, परिमाण है लेकिन दिशा नहीं है। तो वैसी क्वांटिटी हमारी कहलाती है अदिश, यानी कि अदिश राशि। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी कि दूरी। अब दूरी किसे कहेंगे, मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है, ठीक है, और किसी बंदे को यहाँ पे आना है, इस पॉइंट पे आना है। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आना है और रास्ता बना हुआ है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये यहाँ से चलते हुए कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, क्या करेगा, ये आएगा। लेकिन अगर बात की जाए दोनों के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, ये पाथ ना देखते हुए डिस्टेंस देखा जाए तो यहाँ से लेकर के यहीं तक तो है। ठीक है, यहाँ से यहीं तक तो है, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, ये चला जाता है हमारा वेक्टर में, यानी कि सदिश में, और ये चल जाएगा हमारा स्केलर में, यानी कि ये जो है वो है दूरी और ये हो गया हमारा विस्थापन। आगे पढ़ेंगे हम, बता दिए आपको पहले इसीलिए। तो सबसे जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसमें हम बोलते हैं विस्थापन। अब इसके पास देखिए सर्टेन डायरेक्शन नहीं, कभी इधर मुड़ रहा है, 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 तो सर्टेन डायरेक्शन नहीं है, इसलिए जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है हमारा स्केलर क्वांटिटी। दूसरा है एनर्जी। एनर्जी के पास भी कोई डायरेक्शन नहीं है। पावर के पास भी डायरेक्शन, इसके पास मैग्नीट्यूड है, मात्रक है इसके पास। ठीक है, वाट, पावर का हम लोग वाट बोलते हैं। ठीक है, एनर्जी को हम लोग कैलोरी के रूप में भी यूज़ करते हैं और जूल के रूप में भी यूज़ करते हैं। टाइम, टाइम के पास भी तो है, यहाँ पर आप समझ सकते हो टाइम, समय, समय का हम लोग सेकेंड में यूज़ करते हैं। ठीक है, स्पीड यानी कि गति, गति का जो है यहाँ पर डिस्टेंस नहीं, आई मीन डायरेक्शन नहीं होता है, बट इसके पास मैग्नीट्यूड होता है। वॉल्यूम और डेंसिटी इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल है। आइए अब समझते हैं हम लोग दूसरा जो पॉइंट है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। वेक्टर अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। जिसके पास दिशा भी हो, ठीक है, दिशा भी हो और क्या हो, दिशा के साथ साथ परिमाण भी हो। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आइए यहाँ पे समझते हैं, जिसके पास दिशा भी हो और परिमाण भी हो, दोनों हो, तो वैसी राशियाँ क्या कहलाती हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। यहाँ पे पहला जो है वो डिस्प्लेसमेंट, मैंने आपको बता दिया। डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स
हो गया आपका विस्थापन, हिंदी में कहें तो विस्थापन। वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है इसे हम लोग कहते हैं वेग। वेग के पास डायरेक्शन होता है, ठीक है, लेकिन स्पीड के पास नहीं होता है, ठीक ना। वेग के पास एक डायरेक्शन होता है लेकिन स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होता है। टॉर्क, ठीक है, फोर्स, बल के पास भी डायरेक्शन होता है। वेट, भार के पास भी नीचे की तरफ डायरेक्शन होता है। मोमेंटम, मोमेंटम के पास भी डायरेक्शन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के पास भी डायरेक्शन होता है। तो यहाँ आपको करना क्या है, एग्जाम्पल में आपको समझाता हूँ कि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत सारे दोस्तों फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। फिजिकल जो क्वांटिटीज़ हैं वो बहुत सारे हैं। तो करना ये है कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं मैं आपको एक PDF दूंगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे आप जब ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम चैनल, वहाँ आपको एक PDF मिलेगा जिसमें वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है, और स्केलर क्वांटिटीज जितने भी हैं अमूमन सारे का जो है नाम आपको याद कर लेना है। अब कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा आपको पता होगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी में है या फिर स्केलर क्वांटिटी में है, फटाफट जवाब दे दोगे। जैसे क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए कि विस्थापन जो है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विस्थापन बताइए कि विस्थापन क्या है, ये वेक्टर है यानी कि सदिश है या फिर स्केलर है यानी अदिश है, सदिश है या फिर अदिश है। अब क्या कहिएगा कि विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमारा सदिश राशि में आता है। तो इसी तरीके से पूछ दे फोर्स बताइए, तो फोर्स क्या है, तो वो भी वेक्टर है। मोमेंटम बताइए, ठीक है, तो वो भी आपका वेक्टर में हो जाएगा। स्पीड बताइए, तो स्पीड क्या है, ये एक स्केलर है यानी अदिश राशि है। तो जिसके पास परिमाण एवं दिशा दोनों हो, परिमाण और दिशा दोनों हो, वो आ जाता है वेक्टर में। और जिसके पास ये दोनों नहीं, एक हो, सिर्फ परिमाण हो दिशा नहीं हो, तो आ जाएगा स्केलर में। तो ऑलराइट, समझ में मुझे उम्मीद है कि आपको आ गया होगा। यहाँ पे कुछ और चीज़ें नोट में लिखी गई है, थोड़ा सा समझते हैं क्या है। A physical quantity which has both magnitude and direction but doesn't obey vector's law of addition subtraction is not a vector quantity। अब वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसका एक प्रॉपर रूल है जो कि हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, वेक्टर यानी सदिश। तो उसी सदिश में हम लोग एडिशन सीखेंगे कि सदिशों का जो जोड़ है वो कैसे होता है, यानी कि वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो हम इस वीडियो को जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, मतलब इस टॉपिक को जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि होता क्या है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी क्वांटिटी हैं जैसे कि एक हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा, ठीक है। दूसरा हो गया दाब यानी कि प्रेशर, ये है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है, और डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर में नहीं आता है। वर्क यानी कि कार्य, ये भी क्या है, ये भी हमारा, इसके पास भी डायरेक्शन है, इसके पास, लेकिन ये भी क्या है वेक्टर क्वांटिटीज में, मतलब वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे ये जो है लॉ ऑफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रूल फॉलो नहीं करता। तो हम पढ़ेंगे जब, मैं आपको समझाऊंगा, और ये कैसे करना होता है, लॉ ऑफ वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन हम जानेंगे। Also there are a certain physical quantity which are used both as scalar as vector. Simply area is treated as a scalar while normal area is treated as a vector। अब एरिया जो है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल होता है इसको हम एज ए वेक्टर भी यूज़ करते हैं और एज ए स्केलर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे, ये हो सकता है क्वेश्चन ही पूछा जा सके कि बताइए कि इनमें से कौन सी ऐसी राशि जिसको हम लोग एज ए वेक्टर और एज ए स्केलर जो है यूज़ करते हैं, ठीक है, ट्रीट करते हैं हम लोग। तो आप आंसर में क्या डालिएगा, आंसर में आप डालिएगा, ऑप्शन में होगा आपका एरिया, तो आप एरिया को सेलेक्ट ज़रूर से कीजिएगा। तो छोटी छोटी कंसेप्ट चीज़ों को हम पढ़ के और बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों कहीं से आता नहीं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप इन चीज़ों के बारे में जानते हैं,
तो आप डेफिनेटली जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप सभी का जवाब दे करके आएंगे। तो ये थी आज की क्लास, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मेजरमेंट की अगली क्लास में आपको लेकर के आऊँगा आप सभी के लिए। तो इस वीडियो को जो है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। अगर आपको लगता है कि त्रुटि है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे जो है कमेंट कीजिए, ठीक है, कि आपको इनमें से कौन सा जो है टॉपिक समझ में नहीं आया। ठीक है, जो भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आया होगा आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं आपसे कहूँगा कि इस वीडियो को आप बार बार 1-2 बार ज़रूर से देखिए और मेरी बातों को आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ हमारी ही वीडियो देख सकते हैं, मेजरमेंट के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी देखिएगा। बट मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं बिहार पॉलीटेक्निक सिर्फ और सिर्फ ये उसी का ही नहीं है, जितने भी पॉलीटेक्निक के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, बिहार का हो, यूपी का हो, ठीक है, झारखंड का हो, कहीं का भी हो, जितने पॉलीटेक्निक एग्ज़ाम होते हैं उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के और उससे आने वाले जो साल होंगे, जो ईयर्स होंगे, उसके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो मेजरमेंट का ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त हो जाता है। मैं आपको बताया ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे आगे के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मेजरमेंट चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको एक स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया है और बीच बीच में मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है आपको कंटिन्यूअस पढ़ना पड़ेगा, तभी आप जा करके एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। बिहार पॉलीटेक्निक के 2023 का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, इसकी कभी तक कोई डेट नहीं आई है, क्योंकि इसका जो डेट है ना वो फरवरी और मार्च में पता चलती है कब आने वाला है। नोटिफिकेशन उसी वक्त जारी किया जाता है। तो अभी से आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यदि आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, मतलब बिहार बोर्ड से हैं या फिर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, अगर सीधी भाषा में कहें तो अगर आप बोर्ड का एग्जामिनेशन देने वाले हैं 10th पर, या फिर आप 12th के एग्ज़ाम देने वाले हो जो कि आपका मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा, आप उसको ज़रूर से कंसिडर कीजिएगा। बीच बीच में आप ये भी चीज़ों को पढ़ते रहिएगा ताकि आपको समझ में आता रहे और आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, ऐसे और भी वीडियोज़ आपके लिए ले करके आता रहूँगा, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।